नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपेंद्र प्रताप सिंह है। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला है कॉग्निटिव के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के चलाने के माध्यम से। तो इस समय मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक डिले करने जा रहा हूं और ये टॉपिक जो डिस्कस करूंगा इसमें सिलेबस में क्या क्या होगा ये चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। और इससे जो आपके आने वाली एग्जाम परीक्षाएं होंगी उसमें कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और जितना कुछ पढ़ाया जाएगा सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्थात भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल के बारे में सारे क्वेश्चन होंगे, उनको हम डिले करेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तीसरा टॉपिक अपना हो जाएगा संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता हो जाएगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है पांचवा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी हार्ट ऑफ द पॉलिटी कह सकते हैं, सबसे बढ़िया टॉपिक होता है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार और उसके बाद आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय सरकार। सबसे लास्ट में और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अर्थात संवैधानिक कितने निकाय हैं। फॉर द एग्जाम्पल वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहला टॉपिक अपना उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को और संवैधानिक इतिहास पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टॉपिक होगा संवैधानिक इतिहास यानी भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास क्या है। किसी भी चीज का संविधान पढ़ने से पहले, किसी भी देश का संविधान पढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस देश का संविधान पढ़ने जा रहे हैं उस देश का संविधान किसी एक दिन में बनके तैयार नहीं हुआ होगा। उसको बनने में बेटा बहुत सारा समय लगा होगा और 100-200 सालों का समय लगा होगा। तो हम भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो भारत में सबसे पहले कौन से लोग रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज रूल कर रहे थे। और अंग्रेज जब रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो ये अचानक सत्ता में नहीं आए होंगे। सत्ता में आने से पहले ये व्यापारी बन के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सभी लोग जानते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्लासी के युद्ध से। 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता। तब तक ये व्यापारी थे, शासन करने के मूड में नहीं आए थे। उसके बाद 6 सालों बाद एक और युद्ध जीतते हैं जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1763 ईस्वी को 64 ईस्वी को एक युद्ध जीतते हैं जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। उसके बाद इनके मूड में आ गया कि यहाँ के लोग इतने निकम्मे हैं, इनके शासन करना बहुत ही आसान काम है, अब यहाँ व्यापार के अलावा शासन भी कर सकते हैं। उसके ठीक 9 साल बाद इन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। हम वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से आते हैं। जितनी भी पढ़ाई बेटा आपकी की जाएगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। बस आप लोग मस्त से पढ़ाई करिए, जितना भी समस्या है वो हम लोगों को लेने दीजिए और जो भी समस्या आपकी आती है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग। सत्रह सौ 73 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी, सबसे पहला पॉइंट हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, अर्थात 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उस समय। हम अगर मैप में यहां पे देख लेंगे, ये पड़ जाता है बंगाल बेटा, और ये क्षेत्र है अपना मद्रास, और यहां पे पड़ जाती है बंबई। यानी 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, इसका नाम बंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन 3 प्रेसिडेंसियों पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के बाद इन्होंने एक नया परिवर्तन किया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया, अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई। अब इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कोई भी निर्णय लेना, बंबई को लेना हो, चाहे मद्रास को लेना हो, चाहे बंगाल को लेना हो,
इन तीनों को अगर कोई भी निर्णय लेना है तो बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अधीन निर्णय लेंगे, अकेले इंडिविजुअल कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे पहला परिवर्तन क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई। यहाँ पे हम पॉइंट बताते चलते हैं, आप डिस्कस लिखते चलना, नोट करते चलिए। सबसे पहला पॉइंट, बंगाल प्रेसिडेंसी को तीनों प्रेसिडेंसी में सर्वोच्चता प्रदान की गई, अर्थात तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया। और उसके अलावा एक परिवर्तन और किया गया, अब जब सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई तो बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे उसका पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात बंगाल का गवर्नर का पद होगा बीजी और इसका नाम परिवर्तित करके किसमें कर दिया गया बेटा, बंगाल के गवर्नर जनरल में। जो यहाँ का बंगाल का गवर्नर था इसका पद समाप्त किया गया, व्यक्ति नहीं बदलेगा, जो व्यक्ति है व्यक्ति वही रहेगा, केवल पद में परिवर्तन किया गया है। तो बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। याद कैसे करना है, जो यहाँ का अंतिम होगा अर्थात जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा बेटा वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, जिसका नाम होगा वारेन हेस्टिंग। व्यक्ति बदला है, पद परिवर्तित हुआ है, व्यक्ति के परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स। और इसका कार्यकाल बेटा कब से कब तक रहता है, 1772 ईस्वी में आता है और 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसलिए याद रखना है यह परिवर्तन कब हो रहा है, 1773 में, यानी बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स। एक पॉइंट केवल याद रखना होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव होगा, इतना आपको याद रखना होगा। और तीसरा पॉइंट और यहाँ पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अर्थात कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर लॉर्ड एलिजा इम्पे थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश जो क्रमशः हैं हाइड, लेमेस्टेयर एवं चैम्बर्स। यानी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई बेटा, यहां पे ध्यान देना, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत, उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर लॉर्ड एलिजा इम्पे एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था हाइड, लेमेस्टेयर एवं चैम्बर्स। इन तीनों का नाम याद रखना होगा। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसके अन्य न्यायाधीशों में से कौन नहीं था, यही 4 नाम रख दिए जाएंगे। और ये क्या मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉप पॉइंट मैंने पढ़ाए इसमें। पहला परिवर्तन क्या किया गया, बंगाल के तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया। दूसरा परिवर्तन, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके बेटा मुख्य न्यायाधीश सर लॉर्ड एलिजा इम्पे थे एवं 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, लेमेस्टर एवं चैम्बर्स। ठीक, ये यहीं पे समाप्त होता है और बस एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही आपको डिस्कस किए जाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे एक्ट आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट। राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग समझ लेना। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार भारत में दोहरे शासन की शुरुआत की गई। इसके पहले भारत में कभी भी दोहरे शासन की शुरुआत नहीं की गई थी। तो भारत में सबसे पहले दोहरे शासन की शुरुआत कब की गई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई। और इसमें
कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी जो था वो व्यापारिक मामलों की देखभाल करता था। एक अलग निकाय की स्थापना की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि राजनीतिक मामलों की देखभाल करता था। याद कैसे करना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात कंट्रोल करना है, किसको करना है, पावर को। पावर कहाँ होती है, पॉलिटिक्स में होती है, अर्थात राजनीति में होती है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी देखभाल करेगा, कंट्रोल करेगा पावर को। पावर कहाँ है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की देखभाल करेगा बेटा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी व्यापारिक मामलों की देखभाल करेगा। बस एक ही सिंगल पॉइंट इसमें आपको याद रखना होगा। अगले एक्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम यहाँ पे हो जाता है 1784 के बाद सीधे हम 1792 का भारत शासन अधिनियम। 1792 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1792 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले परिवर्तन यह किया गया, अभी तक भारतीयों को विधायी परिषदों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में प्रवेश की अनुमति दी गई। और साथ ही एक काम और किया गया, बजट पर अभी भी कोई भारतीय प्रश्न नहीं पूछ सकता था, लेकिन बजट पर प्रश्न पूछने का कैसा अधिकार दिया गया, आंशिक अधिकार दिया गया। जब आंशिक की बात करेंगे कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो बजट पर प्रश्न पूछने का बेटा कैसा अधिकार दिया गया, तो आंशिक अधिकार दिया गया। आंशिक का तात्पर्य होता है कि पूरक प्रश्न और सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, यानी दो प्रकार के प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, जो लोकहित के मामले होंगे। तो जब पूरक प्रश्न होंगे, पूरक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं। इन दोनों प्रश्नों को डील नहीं कर सकते, पूछे नहीं जा सकते थे। तो 2 पॉइंट याद रखना है, विधायी परिषदों में भारतीयों को पहली बार प्रवेश दिया गया। किस एक्ट में दिया गया, 1792 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि बजट पर प्रश्न पूछने का आंशिक अधिकार दिया गया, अर्थात पूरक प्रश्न और सार्वजनिक हित के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। अपना चार्टर एक्ट की बात करते हैं। चार्टर एक्ट की जब बात करते हैं बेटा, तो इंडिया में चार्टर एक्ट कितने आए थे, तो इंडिया में चार्टर एक्ट केवल 4 चार्टर एक्ट आए थे। 4 चार्टर एक्ट पहले प्रथम चार्टर एक्ट कब आएगा, 1793 ईस्वी में। और एक चार्टर एक्ट से दूसरे चार्टर एक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो लगभग 20 सालों का होता है। अर्थात हर 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट आता है। 20 प्लस कर देंगे तो 1813 हो जाएगा। फिर इसमें 20 प्लस कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे तो 1833 ईस्वी आ जाएगी। फिर इसमें 20 प्लस कर देंगे तो 1853 ईस्वी आ जाएगा। अर्थात यही 4 चार्टर एक्ट आए थे। ये पहला चार्टर एक्ट पूछा जाता है कि पहला चार्टर एक्ट कब आया था, 1793 ईस्वी में, दूसरा 1813 ईस्वी में, तीसरा 1833 में, और चौथा 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। यही 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट कौन सा हो जाता है, 1813 और दूसरा 1833। इनमें से नंबर आप क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आए हैं, तो पेपर इन्हीं से ज्यादा डिस्कस करेंगे। और इनमें से क्वेश्चन में एक ही पॉइंट होगा और इसमें से भी एक ही पॉइंट आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगा लीजिए 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक ही बात बताई गई, 1793 के चार्टर एक्ट में एक बात बताई गई सबसे पहले, कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, जो कर्मचारी थे, उनके जो वेतन आदि थे, उनके वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब है, अभी तो जो भारतीय काम करते थे, अंग्रेजों के शासक, अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे, उनका वेतन ब्रिटिश सरकार देती थी। लेकिन अब हमारा ही खून पीना वो स्टार्ट करेंगे। कैसे, यानी हमारे ऊपर शासन करेंगे, हम पर ही रूल करेंगे, और पैसा कौन देगा, हम देंगे। यानी जो वहां के कर्मचारी होंगे वो काम उनके लिए करेंगे, लेकिन वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया। ये अंग्रेजों की बहुत ही सोची समझी चाल थी। इसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने किया। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, कर्मचारी थे, उन सब के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं हम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। इसमें से 2-3 पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1813 के चार्टर एक्ट में एक परिवर्तन, एक ढील इन्होंने दी, जिसका नाम था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त तो किया गया, लेकिन आंशिक रूप से समाप्त किया गया। अर्थात अभी भी कुछ ना कुछ उनको ढील दी गई। इसका मतलब हुआ चाय और चीन के व्यापार पे छूट दी गई। आंशिक व्यापार पे छूट क्यों मिली, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे उद्योगपति हुआ करते थे, उनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य जाते थे, वो इतना पैसा भारत से लेकर के आते थे, तो हम लोग भी वहां व्यापार कर सकते थे। अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करती थी और किसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों को ये निर्णय लाना पड़ा कि अब जो वहां के और उद्योगपति होंगे वो भी भारत में व्यापार करेंगे,
लेकिन चाय का व्यापार नहीं करेंगे और चीन के साथ जो व्यापार होगा उसको व्यापार नहीं कर सकते। इसका एक कोड होता है, जैसा लोग बताते हैं चाची। इसका मतलब होता है कि चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ, अर्थात चीन के साथ व्यापार कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। और जितने भी व्यापार होंगे उससे सभी कंपनियों को छूट मिली, लेकिन दो व्यापार पे इनकी रोक लगा दी गई, यानी चाय और चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट, कंपनी के व्यापारी के अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया सिवाय चाय और चीन के साथ छोड़कर। ठीक, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अभी तक इन्होंने शिक्षा पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे भारतीयों को अच्छा लगा हो, यानी भारतीयों को खुश करने के लिए एक काम और किया, एक परिवर्तन इन्होंने और किया, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। यानी 1 लाख रुपए खर्च करने का मतलब जानते हैं, आज से 207 साल पहले वो कितना पैसा रहा होगा। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वहां आपको पता चल जाएगा वो अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट था। यानी भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए किस एक्ट में खर्च किए गए? तो 1813 ईस्वी के बेटा चार्टर एक्ट में। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि ये जानते थे हिंदू और मुस्लिम दो ऐसी कट्टर जातियां हैं, इनके धर्म में अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाओ। जब हमारे धर्म को अडॉप्ट कर लेंगे, उनपे हम जैसा शासन चाहेंगे, जैसा रूल चाहेंगे वैसा रूल करवा लेंगे और हमें कोई समस्या नहीं होगी। यही 3 पॉइंट आपको याद रखने, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला परिवर्तन क्या किया गया? यानी कि कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया गया सिवाय चीन और चाय के साथ छोड़ करके। दूसरा अधिकार इन्होंने क्या दिया? ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और सबसे लास्ट में जो हो जाता है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको याद रख लेना। ठीक, अब आ जाते हैं बेटा 1833 के चार्टर एक्ट में, इसमें 3 ही बातें थी। अब आ जाते हैं किस पे? 1833 के चार्टर एक्ट में। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, हमने जहां से स्टार्ट किया था इसको, कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार जो आंशिक रूप से समाप्त किए गए थे, वो कंपनी के व्यापारी एकाधिकार क्या कर दिए गए? व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, यानी कंपनी अब किसी चाय के साथ ना छूट मिलेगी ना चीन के साथ। जितने व्यापार थे सभी व्यापार पर सारी कंपनियां इंग्लैंड की व्यापार करेंगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई विशेष प्राधिकार या विशेष छूट नहीं मिलेगी। दूसरा काम क्या किया? मौलिक अधिकारों के लक्षण सबसे पहले इसी चार्टर एक्ट में दिखाई दिए, क्योंकि धर्म, मूलवंश, जाति एवं लिंग के आधार पर होने वाली लोक सेवाओं में भेदभाव का निषेध किया गया या प्रतिषेध किया गया। जितनी पब्लिक सर्विस होती थी उससे पहले क्या होता था? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका धर्म ईसाई है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इस आधार पर लोक सेवाओं में किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जात के आधार पर कैसे होता था? आप उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के, इस आधार पर भी भेदभाव होता था। लिंग के आधार पर अर्थात सेक्स के आधार पर, आप महिला हैं या पुरुष हैं, इस आधार पर भी आपके साथ भेदभाव किया गया। लेकिन अब इस एक्ट के बाद कोई भेदभाव लोक सेवाओं में नहीं किया जाएगा। और तीसरा आता है जन्म स्थान के बारे में। जन्म स्थान अर्थात आपका ओरिजिन कहाँ पे है, मूल वंश क्या है। मूल वंश मतलब आप इंग्लैंड में पैदा हुए हैं कि इंडिया में पैदा हुए हैं, इस आधार पर भी आपके साथ भेदभाव होता था। उच्च पदों पर इंग्लैंड के पदाधिकारी ही आसीन हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी छूट मिली। यानी मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 में फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। और उस अनुच्छेद का अनुच्छेद 15 जो है उसमें धर्म, मूलवंश, जात, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसका उल्लेख किया गया है। इसीलिए पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों के लक्षण सबसे पहले किस चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं? तो नंबर पूछा जाएगा तो 1, 2, 3, यानी कि तीसरे चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं। लेकिन नाम पूछेगा तो 1833 के चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं। और सबसे लास्ट का जो पॉइंट हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के लक्षण हो गए, उसके बाद इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट आपको याद हो गए। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, मौलिक अधिकारों के लक्षण सबसे पहले दिखाई दिए। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी तक अंग्रेज कहाँ थे? बंबई, मद्रास और बंगाल तक सीमित हुआ करते थे। लेकिन सोचो 1773 ईस्वी की बात है, 1773 से 60 साल हो गए, 60 ईयर। आफ्टर 60 ईयर बाद क्या ये यहीं तक सीमित रहेंगे? अब इनका व्यापार कहाँ तक पहुंच गया था? नॉर्थ इंडिया में भी, यानी कि दिल्ली,
दिल्ली में इनका व्यापार पहुंच चुका था और दिल्ली में भी ये शासन करने लगे थे। और एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए, चाहे मॉड्यूल हिस्ट्री पढ़िए, आप उसमें सिखाया जाएगा भारत पे अधिकार आपका तभी माना जाएगा जब आप पूरे जब तक दिल्ली पे, नॉर्थ इंडिया पे कब्जा नहीं करेंगे। अब इन्होंने मूड बदल दिया था, अब ये जान गए थे क्योंकि अब हम ये शासन करने कहाँ जा रहे हैं, भारत पे शासन करने जा रहे हैं। अगर आपको भारत पे शासन करना होगा तो भारतीय जनता को एक मैसेज देना होगा कि हम अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, पूरे भारत पर एक छत्र राज्य किसका होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का होने जा रहा है। एक परिवर्तन और किया इन्होंने, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल अर्थात इंडिया के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंडिया का गवर्नर जनरल, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का बेटा पद समाप्त करके इंडिया के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। यानी बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। और मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ऐसे लॉजिकल याद करना होगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा। तो जो यहाँ का अंतिम होगा वही यहाँ का प्रथम हो जाएगा और इसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब होंगे। और बेंटिंग का कार्यकाल बेटा कब से कब है, 1728 में आए थे और 1735 ईस्वी तक रहते हैं। और सोचो परिवर्तन कब हो रहा है, 1833 में। तो पद परिवर्तित हुआ है, व्यक्ति परिवर्तित नहीं हुआ है। व्यक्ति अर्थात वही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में आते हैं, 35 तक रहते हैं। परिवर्तन कब हो रहा है, 33 में हो रहा है, तो व्यक्ति यही रहेगा। इनका नाम है क्या, पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कार्यकाल कब है, 1828 से 1835, यानी 1828 से 1835 जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। फिर मैंने एक लॉजिक और बताया था, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल होगा वही बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। यहाँ पे याद रखना होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, जिसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कार्यकाल 1828 से 1835। इसको रिवाइज कर लेते हैं। 3 पॉइंट मैंने बताए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकारों के लक्षण सबसे पहले किस चार्टर एक्ट में दिखाई दिए, 1833 के चार्टर एक्ट में दिखाई दिए। तीसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके इंडिया के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, इतना आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर सबसे लास्ट में आ जाते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। ये सब पॉइंट आपको नोट करते चलने होंगे वीडियो पॉज करके। सबसे लास्ट का पॉइंट आ जाता है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक बात आपको ध्यान पे रखनी होगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, अभी तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का पूछेगा सबसे पहले जिक्र किस भारत शासन अधिनियम या किस चार्टर एक्ट में किया गया था, तो 1853 के चार्टर एक्ट में। अर्थात अभी तक जो लोक सेवाएं होती थी वो नामजदगी के स्थान पर भर्ती कर ली जाती थी। नहीं, लोक सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अर्थात नॉमिनेट पहले कर दिया, फलाने डीएम हो गए, आप एसडीएम हो गए, आप कोतवाल हो गए। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि जितने भी लोग होंगे सबको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर लोक सेवाओं में भर्ती, यानी पब्लिक सर्विस जितनी होंगी उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट में की गई, 1853 के चार्टर एक्ट में की गई। ये आपको ध्यान रखना होगा, बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना। 4 चार्टर एक्ट हो गए। 1793 से चले हम 1853 पे आ गए और चारों के अंदर 20-20 सालों का बेटा अंतर होता है। तो आपको पहला याद रखना होगा, फिर पहला कब, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, चौथा कब आया, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हम सीधे आ जाते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम में, यानी कि चार्टर एक्ट वाला जितना भी पोर्शन था आपका जिक्र था मैंने पूरा समाप्त कर दिया। अब सीधे हम चलते हैं किस पे, 1858 के भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, और इसी अधिनियम का नाम है, आप लिख करके, ताज का शासन बोलते हैं इसी को। ताज का शासन, आप लिख क्राउन का शासन। क्राउन का शासन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक इसके पहले एक घटना घटी थी 1857 में। 1857 में जो घटना घटी थी उसका नाम था
महाविद्रोह, उस महाविद्रोह के बाद ये देखा गया कि जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, जो यहाँ के वायसराय थे, वो अपना शासन प्रशासन सही से नहीं कर रहे थे, और उनका शासन सही से ना होने की वजह से यहाँ पे अंग्रेजों ने सोचा कि ये शासन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे एक नया अधिनियम लाया गया जिसका नाम था 1858 का भारत शासन अधिनियम, ताज का शासन या क्राउन का शासन। इस क्राउन के शासन में एक परिवर्तन ये पहला किए कि ब्रिटिश जो भारतीय मामले थे उस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी जो यहाँ की गवर्निंग हाउस थी, जो गवर्नर जनरल था या वायसराय हुआ करते थे, उससे कुछ अधिकार छीन लिए गए और शासन सीधे कहां चला गया, क्राउन के हाथों में। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शासन सीधे क्राउन, क्राउन मतलब वहां का ताज जो राजतंत्र है वहां पे चला गया, शासन सीधे क्राउन के हाथों में। इस शासन किसके हाथ में चला गया, वहां के राजशाही परिवार के हाथ में चला गया, राजतंत्रों के हाथ में चला गया। और दूसरा परिवर्तन और वहां पे किया गया कि भारतीय मामलों की देखभाल करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक भारत मंत्री नामक पद की स्थापना की गई। वो क्या करेगा, यहाँ के वायसराय जो भी निर्णय लेना होगा, बड़ा निर्णय, वो भारत मंत्री को बताएंगे, और वहां का जो भारत मंत्री होगा वो ब्रिटिश संसद में इस बात को रखेगा, और ब्रिटिश संसद इस बात पे विचार करेगा ये निर्णय भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा है या बुरा है, तब जाके वो निर्णय लिया जाएगा, और निर्णय लेने के बाद तब वहां पे इंडिया में लागू होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, यानी कि भारतीय मामलों की देखभाल करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक भारत मंत्री की स्थापना कब की गई, तो क्राउन के शासन में, ताज का शासन या 1858 के भारत शासन अधिनियम में की गई। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। फिर एक लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अभी तक भारत शासन अधिनियम क्राउन के हाथों में चला गया, और भारतीय मामलों की देखभाल करने के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का सृजन किया गया, यानी 15 सदस्यीय भारतीय परिषद सृजन किया गया। जो भी बड़े निर्णय लेने होंगे उन लोगों के आधार पर ही लिए जाएंगे। ठीक, इसमें 2 ही 3 पॉइंट याद रखने होंगे। पहला, शासन सीधे कहां चला गया, क्राउन के हाथों में चला गया। भारतीय मामलों की देखभाल करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक भारत मंत्री की स्थापना की गई, और भारतीय मामलों की देखभाल अब कौन करेगा, सीधा ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई। और तीसरा एवं अंतिम पॉइंट जो हो जाता है, अब सीधे हम आ जाते हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम में। क्लिक करना है 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 58 के बाद सीधा हम कहां पे आ जाएंगे, 1861 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें वायसराय को, अर्थात जो पद हो गया था वायसराय, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो भारत का वायसराय होगा उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अभी तक अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को नहीं थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस भारत शासन अधिनियम में दिखाई देती है, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में दिखाई देती है बेटा। और वायसराय को जब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो आपके मूल संविधान में पूछा जाएगा, मूल संविधान में आपके राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और राज्यपाल को भी यानी गवर्नर को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 1, 2, 3। याद करने का तरीका कैसे है, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 आर्टिकल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और राज्यपाल यानी गवर्नर को, राज्यपाल को आर्टिकल 213, बस 2 को आगे लाना है, शेष नंबर वैसे ही रहेंगे। जैसा 123 है वैसा 213 है, बस यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे राज्यपाल होगा। बड़ा पहला नंबर जो होगा राष्ट्रपति को मिलेगा, दूसरा नंबर जो होगा वो राज्यपाल को मिलेगा। यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई, तो किस आर्टिकल में, 123 में। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है बेटा, 213 में दी गई है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो पहला लक्षण है वो किस भारत शासन अधिनियम में दिखाई देता है, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें बस एक ही पॉइंट आपको याद करना होगा। अब आ जाते हैं 1892 के भारत शासन अधिनियम में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आपको डेट चेंज करनी है। 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में सबसे पहले एक काम किया गया, यानी जो विधायी परिषद थी उसमें भी भारतीयों को प्रवेश नहीं था, वहां पे भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी।
पहला परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन किया कि विधायी परिषदों में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दी गई, यानी भारतीय भी वहां भी जा सकते थे। और दूसरा मुख्य परिवर्तन किया, बजट पर प्रश्न पूछने का आंशिक अधिकार दिया। अर्थात अभी तक जितने भारतीय थे वो बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब उन्होंने बजट पर कोई प्रश्न पूछना है, कोई भी निर्णय लेना है, तो बजट पर प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया वो आंशिक दिया गया। आंशिक का मतलब होता है कि सार्वजनिक हित के जो प्रश्न होंगे और जो पूरक प्रश्न होंगे उन पे कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, उन पे कोई भी प्रश्न आप पूछ नहीं सकते थे। तो बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया बेटा, लेकिन कैसा अधिकार दिया गया? तो आंशिक अधिकार दिया गया। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि बजट है, बजट पर जो प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का कैसा अधिकार? आंशिक अधिकार दिया गया। इस बात को आपको ध्यान पे रखना होगा। आंशिक अधिकार दिया गया अर्थात पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। और उसके बाद फिर आ जाते हैं सीधे, बस 2 ही पॉइंट आपको एक एक या 2 पॉइंट करके याद करने हैं, बहुत ज्यादा हम ये पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतनी पढ़ाई आपके साथ की जाए तो ज्यादा मजा आएगा। अब सीधे आ जाते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम में। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, अर्थात इसे एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो पहला नाम होगा वो भारत सचिव होगा उस समय तत्कालीन, और जो दूसरा नाम होता है वो उस समय का क्या होता है? इंडिया का वायसराय। ये ध्यान रखना होगा। लॉर्ड मिंटो उस समय क्या थे? तत्कालीन वायसराय थे, और जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत के सचिव थे। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1909 के भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें सबसे पहला परिवर्तन इन्होंने ये किया, बजट पर अभी तक प्रश्न पूछने का जो आंशिक अधिकार था, अर्थात बजट पर अब क्या होगा? बजट पर प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। यानी अब कोई भी प्रश्न, यानी पूरक प्रश्न हो चाहे सार्वजनिक हित के प्रश्न हो, दोनों तरीके के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन 1909 के भारत शासन अधिनियम में, यानी कि बजट पर प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और एक परिवर्तन और किया गया दूसरा, कि पहली बार भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अभी तक मुस्लिमों के लिए कोई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात नहीं कही गई थी, लेकिन पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में। अब बेटा सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता और आरक्षण में बेसिक डिफरेंस होता है, उसको हम आपको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सांप्रदायिकता ये होती है, अगर मान लो मैं यहाँ रायबरेली की बात कर लेता हूँ, छोटा शहर किसी पर्टिकुलर की बात कर लेता हूँ, तो मुस्लिम समुदाय के लिए अगर सांप्रदायिकता के आधार पर सीट आरक्षित की गई है तो वहां पे मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, और जो वोट डालने का अधिकार होगा केवल मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ही वोट डालेंगे। शेष समुदाय के लोग खड़े होकर के केवल तमाशा देखेंगे, अर्थात उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा या अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये प्रणाली कितनी गलत थी, लेकिन इसका भीमराव अम्बेडकर समर्थन करते थे और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। वो आरक्षण वाली प्रणाली का समर्थन करते थे, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन आरक्षण किया गया उसका विरोध करते थे। अब आरक्षण क्या होता है, बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। आरक्षण वो होता है, जैसे मान लो रायबरेली एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे चुनाव मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित किया गया, तो चुनाव तो मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति ही लड़ सकता है, लेकिन वोट सारे समुदाय के व्यक्ति डालेंगे, अर्थात सभी समुदाय के व्यक्तियों को, सभी धर्म के लोगों को अपना प्रतिनिधि, अपना जो लीडर है उसे चुनने का अधिकार होगा। ये अच्छी प्रणाली। अर्थात सांप्रदायिकता के आधार पर जो आज भेदभाव होता है, सांप्रदायिकता के आधार पर जो आज दंगे होते हैं, ये अंग्रेजों की सोची समझी राजनीति थी, और जिसके बीज उन्होंने कब बो दिए थे? मार्ले मिंटो सुधार में, अर्थात 1909 के भारत शासन अधिनियम में दिखाई देते हैं। तो 2 पॉइंट याद रखना होगा। बजट पर प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार कब दिया गया बेटा? 1909 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया। और दूसरा पॉइंट, सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें कब आरक्षित की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में। यहाँ पर मुसलमानों को संरक्षण दे करके वो मुसलमानों को खुश करना चाहते थे और हिंदुओं को दबाना चाहते थे, और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की राजनीति अंग्रेजों ने यहीं से डाल दी, और हिंदू मुस्लिम दंगे आज तक होते चले आ रहे हैं। इसलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे 2 ही पॉइंट याद करने बेटा, उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे 1919 के भारत शासन अधिनियम में। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, और इसे एक नाम से और जानते हैं, जैसे वहां मार्ले मिंटो था, यहाँ पे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू,
चेम्सफोर्ड सुधार, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय क्या मैंने कहा, जो नाम पहले होगा वो भारत सचिव होगा, और बेटा जो नाम बाद में होगा वो तत्कालीन वायसराय होगा, यानी भारत का वायसराय। चेम्सफोर्ड उसमें भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू उसमें तत्कालीन भारत सचिव थे। इसमें सबसे पहला परिवर्तन ये किया गया 1909 के 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक मुख्य परिवर्तन ये किया गया यहाँ पर कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन, ड्यूअल पॉलिसी की शुरुआत कब की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम में की गई। एक दूसरा मुख्य परिवर्तन बेटा यहाँ पे किया गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। अभी तक केंद्र में क्या होता था, जो विधायिका होती थी वो एक सदनी हुआ करती थी, लेकिन भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका का गठन कब किया गया केंद्र में? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। यहाँ पे थोड़ा इसकी हम जानकारी ले लेते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका क्या होती है। द्विसदनीय विधायिका केंद्र में, पहली विधायिका का नाम होता है बेटा राज्य परिषद, और दूसरी सभा का नाम था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, इसमें बेटा कितने सदस्य होते थे? तो टोटल सदस्य थे 145, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 60 सदस्य हुआ करते थे। इन 145 में से 104 सदस्य निर्वाचित होकर आते थे और 41 मनोनीत होकर आते थे, यानी 41 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था और 104 सदस्यों को निर्वाचित किया गया। इसमें 60 सदस्य हुआ करते थे। टोटल इनको प्लस करेंगे तो आपको 145 आ जाएगा। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल हुआ करता था, इनके सदस्यों का बेटा जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष हुआ करता था तब, और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष बेटा? तो 3 वर्ष, यानी इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष, इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। सदस्यों की संख्या राज्य परिषद में 60 और केंद्रीय विधानसभा में 145। जैसी आज की राज्यसभा है वैसी राज्य परिषद हुआ करती थी, जैसी आज की लोकसभा है वैसी आज की पहले की केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन कब किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, केंद्रीय विधानसभा में 145, 104 निर्वाचित होकर आते थे, 41 मनोनीत होते थे। कार्यकाल इनके सदस्यों का 5 वर्ष, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल बेटा 3 वर्ष हुआ करता था। ये बात समझ में, 2 पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे मुख्य परिवर्तन इन्होंने और क्या किया? अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की। अर्थात जो आज आप समझ सकते हैं ऑल इंडिया सर्विस, यानी अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कब की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या हैं? तो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं? उसमें हम बेटा सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आज के IAS पीएस जो होते हैं सब अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की गई। तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं। पहला यहां पे हम ले लेते हैं IAS, दूसरा IPS और तीसरा जो होता है वो IFS। जब मूल संविधान में या जब 1919 की बात कर रहे हैं तो 1919 में 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं होती थी, एक IAS होता था, दूसरा IPS होता था। लेकिन इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 1966 में, यानी 1966 में IFS का भी गठन किया गया। इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन 1966 में किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था, मूल संविधान में इस अखिल भारतीय सेवा का जिक्र नहीं है, लेकिन अब ये शामिल कर ली गई है। तो अपडेट करते हुए पढ़िए। पहले अखिल भारतीय सेवाएं 2 ही होती थी, एक IAS होता था, दूसरा IPS होता था। इनके मंत्रालय की बात जान लेते हैं। अर्थात इनका मेन मंत्रालय कौन होता है जो उनकी सैलरी या इनके वेतन भत्ते वहन करता है? इनका जो मंत्रालय होता है IAS का, वो होता है बेटा कार्मिक मंत्रालय। अर्थात कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। जितने IPS अधिकारी होते हैं उनका जो मेन ऑफिस होता है वो गृह मंत्रालय होता है। अर्थात गृह मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह जी हैं। तो यानी गृह मंत्रालय से ही इनकी पोस्टिंग होती है और गृह मंत्रालय से इनके वेतन भत्ते और पेंशन वहन किए जाते हैं। और इनका जो विभाग होता है वह होता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं
वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इनकी देखभाल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती? 3, IAS, IPS, IFS, इनका मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय, इनका गृह मंत्रालय, इनका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इनकी देखभाल टेंस में होंगी।